हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक है जो बीएड में या कह सकते हैं हम टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी इससे कई कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडरशिप। ये जो वर्ड है लीडरशिप, इसके बारे में इस टॉपिक को हम लोग आज करने वाले हैं। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। तो वर्ड जो लीडरशिप है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए, कह सकते हैं आगे आगे चलना, यानी कह सकते हैं ना लीडर। वर्ड किससे बना है? लीडर से बना है। लीडर मतलब क्या होता है? नेता। जो नेता होता है वही आगे आगे चलता है और पूरी टीम का क्या करता है? वह नेतृत्व करता है। पूरी टीम का क्या करता है? नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। लीडर वर्ड से बना है लीडरशिप, तो इसका मतलब होता है आगे आगे चलना। आगे देखते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति पूरी टीम को लीड करता है यानी मार्गदर्शन करता है, पूरी टीम को दिशा निर्देश देता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है। उसी को सारी पूरी टीम के मेंबर जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सब क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। उसके बताए गए तरीक़ों पे चलते हैं, कह सकते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं। यानी कि आगे आगे चलने वाला व्यक्ति जो सबका पूरी टीम का नेतृत्व करता है और सभी को मार्गदर्शन करता है और सब उसका अनुसरण करते हैं, उसी की अनुसार उसी के बताए हुए मार्ग पे सब चलते हैं। तो वो हो गया क्या? लीडर। तो इतना बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी कि लीडर क्या होता है। तो गाइस, जो लीडर होता है वो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं लीडरशिप की कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो जॉर्ज और टेरी के अनुसार नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है, तथा यानी कह सकते हैं हम कि लीडर वह होता है, जैसे मान लीजिए लोग कैंडिडेट्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयड हैं, वो एक तरह से क्या है? इनएक्टिव हैं, वो सुस्त बैठे हुए हैं। उनके पास काम है बट दे आर नॉट एक्टिव। कह सकते हैं कि वो काम करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो लीडर क्या करता है? लीडर उनको क्या करता है? प्रेरित करता है। लीडर उनको क्या करता है? प्रेरित करता है। और नेतृत्व द उपलब्धि की शिथिल आकांक्षा, कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको क्लास में पढ़ाना है, एज अ टीचर यू आर गोइंग टू द क्लासरूम एंड यू विल टीच। अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप अंदर से क्या नहीं हो? अंदर से आप रीइंफोर्स्ड नहीं हो। आपके अंदर क्या नहीं है? और अंदर से एक कह सकते हैं ना, किसी कार्य को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर क्या नहीं है? एक्टिवनेस नहीं है। अंदर से आप मोटिवेट नहीं है। अगर आप मोटिवेट नहीं है तो वो काम होगा बट वो उस हद तक एक उसका अचीवमेंट का परसेंट रहेगा जो 50% अचीव हो पाएगा या फिर 60% अचीव हो पाएगा। अगर लीडर ने उसको मोटिवेट कर दिया तो वो कितना हो जाएगा? वह काम 90% तक सक्सेस हो जाएगा। तो ये रोल होता है लीडर का। तो लीडर क्या करता है? मोटिवेट करता है शिथिल आकांक्षाओं, जो यानी सुस्त से हैं, जो करने में थोड़े ढीले ढाले लोग आ गए, उनको क्या करता? मोटिवेट करता सफल कार्य संपादन, ताकि जो हमारा टास्क है, जो हमारा काम है, वो क्या हो? सक्सेसफुल हो जाए और हमें अचीवमेंट बेहतर मिले। तो ये एक बात हुई। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इच्छा प्रेरित करता है, यानी जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको इच्छा प्रेरित करता है। उसके साथ ही साथ वो क्या करता है? उसके साथ ही जो काम है उसके आउटपुट को भी बढ़ाता है। जो काम हमने किया उससे निकलने वाला आउटपुट भी उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो ये डेफिनेशन हुई। ये कुछ डेफिनेशंस हैं और भी दी हुई हैं, बट हम एक और डेफिनेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं। मार्टिन एंड ब्रॉडवेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का। मान लीजिए, कह सकते हैं एक मुहावरा है, सभी लोग जानते हो, बिना राजा की फौज। इस वर्ड का मतलब है, अगर आपके पास एक राजा ही नहीं है जो उसको दिशा निर्देश करे कि भाई देखो रात को नहीं घूमना है, रात को घूमना कैन बी हार्मफुल फॉर यू, आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई नेता ही नहीं है, कोई एक टीम का लीडर ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को कोई मना करने वाला भी नहीं है और उसको उसकी हरकतें, जो उसकी चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं, रिमोट ही नहीं है। तो क्या होगा? कंट्रोल कौन करे? कोई नहीं करेगा। सब अपनी अपनी दिशा में यूं चलते रहेंगे। तो वही चीज़ है कि नेतृत्व क्या करता है? नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाता है कि भाई देखो इस तरीके से आप चलेंगे तो हमारी क्या होगी? उन्नति होगी। और अगर इस तरीके से आप चलेंगे
तो हमारी क्या होगी, हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, सब चीज़ें डिक्रीज़ में आ जाएंगी। तो एक बात हुई। तो यानी हमने क्या समझा, एक ये डेफिनेशन समझी, एक ये डेफिनेशन समझी, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप्स के कितने टाइप होते हैं इनको देख लेते हैं हम लोग। तो लीडरशिप के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। एक तो ये हमारे व्यक्ति हैं, एक जिनका नाम है महोदय का फॉलेट। फॉलेट नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लीडरशिप को 3 टाइप में बताया है। कितने टाइप में, 3 टाइप में। पहला हमारा क्या है, व्यक्ति जनित नेतृत्व, और दूसरा क्या है, पद जनित नेतृत्व, और तीसरा क्या है हमारा, कार्य जनित नेतृत्व। तो जो हमारा व्यक्ति जनित नेतृत्व है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नेतृत्व में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण संस्था का नेता, यानी मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है, उसका अट्रैक्शन देखा जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग की उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो देखी जाती है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी जा सकती है कि ये कितना कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, इसकी बात कोई सुनता भी है या फिर इसको सब इग्नोर ही करते रहते हैं। उसका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, क्या देखा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उसकी कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, उसकी वेशभूषा देखी जा सकती है। मान लीजिए किसी को आपने नेता बना दिया और वो, उसकी हाइट ही इतनी कम है कि उसको देखकर कोई डर ही नहीं रहा है, तो वो एक नेता बनने के लायक ही नहीं है, उसको कोई डर ही नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए, खैर छोड़िए, तो ये एक बात हुई। तो उसकी क्या चीज़ें थी, उसकी बाहरी चीज़ें देखी जाती हैं, उसका आकर्षण देखा जाता है कि वो अट्रैक्टिव लग रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नेता के पद पे आपने बैठा दिया और उसको उसका ड्रेसिंग सेंस उसको नहीं है, वो मान लीजिए वहाँ पे कुर्ता और पजामा पहन के आ गया, या मान लीजिए वो वहाँ पे हाफ पैंट पहन के आ गया। ऐसा तो वैसे होता नहीं है, लेकिन एक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो आप वो एक नेता नहीं बन सकता है। तो दीज ऑल आर द क्वालिटी ऑफ अ लीडर दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ लीडर। ये सब एक लीडर में होना ही चाहिए, तभी वो एक लीडर बन सकता है और तभी उसको सब फॉलो करेंगे। दूसरा उन्होंने जो प्रकार बताया है वो पद जनित। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नेता में नेता को संगठन संस्था में औपचारिक पद दिया जाता है, उस पद के कारणों को पूर्ण करने के उद्देश्य से संस्था का नेतृत्व प्रदान करता है। इसमें क्या है, एक आपको लीडर बना दिया उन्होंने, क्या बना दिया, लीडर बना दिया। किसी भी कंपनी ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, किसी भी फर्म ने, किसी भी फैक्ट्री ने आपको क्या बना दिया है, लीडर बना दिया है। उसके बाद उसने इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन या संस्था में औपचारिक पद दिया था, आपको एक लीडर बना दिया। और क्या बोला आपसे, पद के कार्यों को पूर्ण, यानी जो आपके लीडर के काम है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉय को दिशा निर्देश करना है, आपको दिशा निर्देश करना है, आपको कंपनी का लाभ यानी प्रॉफिट बढ़ाना है, और आपको क्या करना है, आपको कंपनी की रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराना है सभी कैंडिडेट्स के द्वारा। आपको क्या करना है, आपको रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है। उसके साथ ही साथ आपको सभी एम्प्लॉय को एक्टिव रखना है, काम को जल्दी फुर्ती में काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी सुस्त पड़ी है, काम करने वाले लोग बाग आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द लीडर कि आपको ये सब काम करवाना है। तो पूर्ण करने के उद्देश्य से संस्था का नेतृत्व प्रदान करता है। जैसे विद्यालय के, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका कौन, प्राचार्य जी, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य भी होते हैं जो हमारे स्कूल के होते हैं, और प्राचार्य जो होते हैं हमारे वो विश्वविद्यालय के होते हैं, ठीक है, महाविद्यालय के होते हैं। तो ये क्या हुआ, कार्यजनित नेतृत्व, थर्ड वाला बताया है कार्यजनित। इस प्रकार के नेतृत्व में औपचारिक पद हासिल करने वाला या आकर्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति नेता नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति नेता होते हैं जो कार्य संबंधी विशिष्ट तथा तकनीकी ज्ञान रखते हैं। इसमें क्या होता, इसमें आपका देखा जाता है स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या देखा जाता है आपका, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब आप किसी कार्य विशेष में कितने दक्ष हैं, आप उस काम को कितना अच्छे से कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप इस काम को कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, आप इस काम के लायक हैं या नहीं हैं। तो आपकी क्या देखी जाती हैं, आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट और नॉट। तो इस प्रकार के नेतृत्व में औपचारिक पद हासिल करने वाले, आकर्षक व्यक्ति रखने वाले व्यक्ति नेता नहीं होता, बल्कि व्यक्ति नेता होता है जो कार्य विशिष्ट अथवा तकनीकी और उस विशेष
फील्ड में आपकी कितनी नॉलेज है, आप उस विशेष फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, या फिर आप उस विशेष फील्ड में आप दक्ष हैं, या फिर आप उस विशेष फील्ड में आपके पास डिग्रियां हासिल कर रखी हैं आपने, या फिर उस विशेष फील्ड में आपने रिसर्च की हुई है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने की हैं तो यू आर द एलिजिबल फॉर द लीडर, यू आर एलिजिबल फॉर द लीडर। तो ये एक बात हुई। यहाँ पे क्या देखा जा रहा था, ओवरऑल हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखा जाता था, उसकी पर्सनालिटी, उसकी आउटर चीज़ें देखी जा रही थी कि वो ड्रेसिंग सेंस कैसा। यहाँ पे उसकी इनर चीज़ें देखी जा रही हैं कि उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं लीडर की कि नहीं है। और यहाँ पे उसकी देखी जा रही हैं कि वो काम करवा पा रहा है, उसके वो मतलब एक काम दिए गए कि इतने इतने काम आपको करवाना है। तो ये 3 प्रकार किसने बताए हैं, फॉलेट महोदय ने बताए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जंप करते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे और देखते हैं, दैट आर, देखिए ये हमारे वह तत्व जो समूह निर्णय की गुणता पर प्रभाव डालते हैं। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ग्रुप डिसीजन, द फैक्टर दैट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ग्रुप डिसीजन। ऐसे फैक्टर जो ग्रुप में मान लीजिए ग्रुप में आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं, मान लीजिए यू आर अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, आप किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह अपॉइंटेड हैं, एंड यू आर द मेन अथॉरिटी ऑफ द स्कूल, दैट कि आप ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, आप ही सारी चीज़ों को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आप ही सारी चीज़ों को वर्क इन प्रोग्रेस में लाएंगे। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रिंसिपल। तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे कैसे डिसीजन ले जाना चाहिए। फैक्टर दैट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ग्रुप डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, आपको जो लेने चाहिए, कौन कौन से डिसीजंस आपको ग्रुप के साथ लेना चाहिए। टीचर्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपको लोअर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कह सकते हैं जैसे प्यून हुए हमारे, निम्न स्तर का जो काम करते हैं, मान लीजिए सफाई कर्मचारी हुए हमारे सॉरी फॉर दैट। तो ये सब चीज़ों को, इन सब को आपको कंट्रोल करने के लिए आप कैसे डिसीजन लेंगे, और आपके कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि जो 1940 के दशक से ही समाज वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उन तत्वों का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं जो एक समूह को सबसे प्रभावशाली ढंग से समस्या हल और वांछित निर्णय की दिशा की ओर ले जाने वाले होते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 1940 से ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट लोग, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर्स लोग क्या करने में लगे हुए हैं, इस दिशा में काम करने में लगे हुए हैं कि किस दिशा में, कि मान लीजिए कि हम प्रभावशाली ढंग से काम कैसे करवा पाएँ, एम्प्लॉय से कैसे काम ले पाएँ, और अपनी इंस्टीट्यूशन को एक अच्छी दिशा में ले जा पाएँ, और अपने इंस्टीट्यूशन को सफल बना पाएँ, एक सक्सेसफुल और एक अच्छा कह सकते वांछित निर्णय लेने की दिशा, यानी अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बना पाए, ऐसी चीज़ें कैसे कर पाए। तो एक ऐसे तत्वों के संबंध में खोज कर रहे हैं कौन, हमारे मनोवैज्ञानिक। अब ऐसे कुछ तत्व जो हैं जो समूह को प्रभावशाली उचित निर्णय लेने से रोकते हैं, यहाँ अब हम ऐसे तत्वों का वर्णन करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जो क्या आ रही हैं, जो फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हम अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे। सबसे पहला क्या है इसमें, समान उद्देश्यों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉमन गोल्स। एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉमन गोल्स का मतलब है समान उद्देश्यों की स्वीकृति। यदि सदस्य समूह के सदस्यों के साथ सहमति रखते हैं तो कोई भी समस्या हल और निर्णय जिसमें समन्वय की अथवा सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता है प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है जब समूह के सदस्य उद्देश्यों के संबंध में एक मत नहीं रखते हैं। इसमें सबसे मेन बात ये कही गई है, सबके बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कभी भी कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। एक प्रधानाचार्य है, एक प्रिंसिपल है, अगर उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठ के फीस जमा करना है, और क्या बोलते हैं, आपका फीस जमा करना है और अपनी सैलरी लेना है, और बस यहाँ वहाँ डायरेक्शन देना है, या फिर डायरेक्शन भी देना नहीं है, तो क्या उस संस्था को आप सही दिशा में ले जा पाएंगे? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज
जब उसको संस्था के बारे में संस्था को वो ओवरऑल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है, कि टीचर्स को टीचर का काम नहीं बता पा रहा है, प्यून को प्यून की तरह हैंडल नहीं कर पा रहा है, और मतलब एक कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके बीच, कि कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू से समन्वय, समन्वय नहीं है उनके बीच, कि टीचर अपना काम टाइम पे कर रहा है, प्रिंसिपल अपना काम टाइम पे कर रहा है। ये नहीं है कि टीचर ने अपना काम कुछ प्रिंसिपल ने अपना काम कुछ टीचर को बता दिया कि मैम आप ये कर लाइएगा, और प्रिंसिपल ने कुछ अपना काम और लोअर एम्प्लॉय को बता दिया कि आप ये कर दीजिएगा। तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो ये चीज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जो निर्णय की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। इसकी वजह से अगर मान लीजिए आपने सोच भी लिया कि मुझे आज अपने स्कूल में 10,000 बच्चों की स्ट्रेंथ करना है, मुझे अपने स्कूल में 10,000 बच्चों की स्ट्रेंथ करना है, तो यू विल नॉट बी सक्सेस इन दिस एम। आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एम्प्लॉई सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके पास आपके ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी, और क्या चीज़ इफेक्ट होती है, समूह कार्य की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ ग्रुप टास्क, कि आपने सबको काम क्या क्या दे रखे हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर समूह को इकट्ठा निर्णय लेना होता है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर समूह अपने को कई उपसमूहों से विभाजित करके निर्णय लेता है। जैसे जब कई चिकित्सक एक बीमार का इलाज कर रहे हैं, तो उन्हें मिलकर ही निर्णय लेना होगा कि कौन सी दवाएं दी जाएं और क्या इलाज किया जाए। बेचारा मरीज तो मर ही जाएगा, डॉक्टर अपनी दवाएं खिलाते रहेंगे। इसी तरीके से अध्यापक उपसमूह, विद्यार्थी उपसमूह, विद्यालय उपसमूह द्वारा लिए जा सकते हैं। जब स्पष्ट उपसमूहों द्वारा निर्णय लिए जाएं, तो उपसमूहों में अधिक से अधिक समन्वय होना चाहिए और स्पष्ट रूप से कार्य का आयोजन होना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, कभी कभी एक ही व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, हो सकता है वो डिसीजन उसने लिया हो, वो काम को किस तरह ले जा रहा हो, वो डिक्रीज कर रहा हो, वो हमारे काम को किस में माइनस में लेकर आ रहा हो। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, सभी को निर्णय लेना चाहिए, समूह को इकट्ठा निर्णय लेना चाहिए, कि मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें स्कूल में एक कैंप लगाना है। क्या करना है हमें स्कूल में एक कैंप लगाना है, जिसमें हमें क्या करवाना है, बच्चों की लैंग्वेज स्किल अच्छी करवानी है। दूसरी चीज़, हमें बच्चों को सिंगिंग सिखानी है। तीसरी चीज़, हमें बच्चों की लैंग्वेज में ही आ जाएगा आपका, प्रोनाउंसिएशन में परफेक्ट करना है। चौथी चीज़, हमें उसमें क्या करना है, बच्चे को ड्राइंग भी सिखाना है। पांचवी चीज़, हमें बच्चे के साथ उसमें वहाँ पे क्या करना है, बच्चे को निबंध लेखन की प्रतियोगिता सिखाना है, ताकि वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाए, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग ला पाए अपने अंदर, वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए, वो एक फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। तो इतनी सारी चीज़ें हमें करवानी है। अगर मान लीजिए सभी लोगों में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, और सभी लोग साथ में निर्णय नहीं ले पा रहे, अगर एक टीचर तो अपना काम कर रहा है कि उसको डांस सिखाना है, भाई वो डांस सिखा रहा है, दूसरा टीचर को काम करना है निबंध लेखन करवाना, निबंध प्रतियोगिता करवाना, या फिर कैसे निबंध लिखे जाते हैं, कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है, ये सब चीज़ें सिखाना। तो वो अपना काम नहीं करवा रहा है और ये अपना काम करवा पा रहा है, तो क्या हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी दिशा में पहुंच पाएगा, वो सफलता प्राप्त कर पाएगा? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है, हमें सबको साथ में निर्णय लेना है, और सबको समूह में विभाजित करके निर्णय लेना है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। थर्ड थिंग जो है हमारी क्या है, संचार एवं स्तर संरचना। जिस प्रकार के संचार के प्रतिमान एक समूह में होंगे, वह ही समस्या हल में समूह की सफलता का निर्धारण करेगा। कम्युनिकेशन एंड स्टेटस स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन से तात्पर्य यहाँ पे भाषा से, स्टेटस स्ट्रक्चर से तात्पर्य यहाँ पे स्तर, किस लेवल पे है, स्टेटस क्या है, उसकी करंट स्थिति क्या है, वो एक स्ट्रक्चर बनाना, उसकी एक संरचना बनाना। जिस प्रकार के संचार के प्रतिमान एक समूह में होंगे,
वह ही जिस प्रकार के संचार प्रतिमान एक समूह में होंगे, जिस प्रकार के संचार प्रतिमान एक समूह में होंगे तो क्या होगा, जिस प्रकार के संचार प्रतिमान एक समूह में होंगे, वह ही समस्या हल में समूह की सफलता का निर्धारण करें। सेवाएं प्रतिमान समूह में व्यक्ति के स्तर पर निर्भर होंगे। ये पाया गया है कि जब एक समूह में स्तर विभेद होता है, समस्या हल में नीचे स्तर वाले व्यक्ति की तुलना में उच्च स्तर वाला व्यक्ति अधिक बोलेगा। देखिए, इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपको टीचर के क्या पता होना चाहिए, टीचर के ड्यूटीज एंड राइट, ड्यूटीज आपके जो कर्तव्य हैं वो पता होना चाहिए और आपके जो अधिकार हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने कर्तव्य और अधिकार पता है तो उस लेवल पे आप क्या कर पाएंगे, उस लेवल पे आप अपने कर्तव्य और अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो उनका प्रयोग करके आप क्या कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई निम्न लेवल वाला व्यक्ति है तो वो बेचारा अपने आप को क्या समझ रहा, अपने आप को जीरो समझ रहा और किसी भी मीटिंग में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और कोई हायर लेवल का व्यक्ति है तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत जल्दी बोल रहा है और उसी को बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार कोई भी निम्न स्तर का व्यक्ति जो समूह हल की ओर महत्वपूर्ण से हो सकता है कि वो लोअर लेवल का व्यक्ति उस प्रॉब्लम को बहुत ही ईजी बना दे और उस प्रॉब्लम को क्या कर दे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो कह सकते हैं कि सभी को अपने अधिकारों कर्तव्यों का पता होना चाहिए और सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। सभी को एक कह सकते हैं कि निष्क्रिय श्रोता बनके नहीं सुनना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली। तो ये एक बात हुई। एक और बात है हमारे यहाँ पे समूह का आकार। समूह का आकार क्या है, इस संबंध में भी निर्णय ले चुके हैं। अब ये समूह का आकार है, इसको हम लोग और देख लेते हैं। समूह का आकार, आई होप विजिबल हो पा रहा हो। साइज ऑफ ग्रुप में आपके कितने कैंडिडेट हैं। मान लीजिए जैसे एक स्कूल है आपका, तो एक प्रिंसिपल होगा, आपका एक कोऑर्डिनेटर होगा, एक आपका वाइस प्रिंसिपल होगा। आफ्टर ऑल आपके पास 10 to 15 टीचर्स होंगी। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल आपके पास 10 to 15 टीचर होंगी। इस संबंध में हम पहले लिख चुके हैं, यदि समूह बड़ा हो तो अधिक सूचना एकत्रित हो सकती है। मान लीजिए आपके पास टीचर्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा क्लासों को कंट्रोल करेंगे, वो ज़्यादा क्लासों को अटेंड करेंगे और क्लासों को अटेंड करके वो बच्चों की वर्तमान स्थिति, बच्चों की फ्यूचर स्थिति और बच्चों की पास्ट स्थिति को भी वो डिस्क्राइब कर पाएंगे और साथ ही साथ वो इंस्टीट्यूशन की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे और साथ ही साथ वो हर चीज़ों को कह सकते हैं रिकॉर्ड कर पाएंगे, हर चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये एक बात हुई। इस तरीके से कह सकते हैं कि समूह का आकार एकत्रित हो सकती है और अधिक बुद्धिमत्ता से निर्णय। मान लीजिए कि एक लोअर लेवल का कर्मचारी है आपके पास एक टीचर है, असिस्टेंट टीचर है आपके पास। असिस्टेंट टीचर का काम क्या है, असिस्टेंट टीचर तो टीचर के साथ ही एक सहायता करती है, जो मेन क्लास टीचर होती है उसके साथ हेल्प करती है। तो मान लीजिए क्लास टीचर से बच्चा डरता है, जो उसकी हेड टीचर है उससे बच्चा डरता है और कभी किसकी पीरियड हुआ, कभी आपका असिस्टेंट टीचर का पीरियड हुआ, तो उस टाइम बच्चा उनसे बहुत ही फैमिलियर है, उसने अपनी दिल की बहुत सारी बातें बता दी। मान लीजिए आपको ये बता दिया कि मैम मेरी मम्मी कह रही हैं कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मैम मेरी मम्मी बोल रही थी कि आपके स्कूल में टीचर्स लोग ज़्यादा अच्छे से कॉपी चेक नहीं करते हैं, या फिर मैम मेरी मम्मी बोल रही थी आपके स्कूल में फ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर नाम कटवा लूँगा और मेरे को ये दूसरा स्कूल अच्छा लगा। तो काफ़ी सी चीज़ें आपको एक टीचर के थ्रू बच्चे के बारे में पता चला, बच्चे की इनर फीलिंग पता चला, बच्चे की थॉट्स पता चला, बच्चे के घर में क्या चीज़ें चल रही थी, वो सब चीज़ें आपको पता चली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अगर आपका साइज़ ग्रुप का एक बड़ा है तो कई सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आप उनके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। अगेंस्ट जैसे कि आप अब उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चे से रिलेटिव चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ कुछ फोर्थ
तक पहुंच गए हैं कि जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारे क्या जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं कई हद तक, जो किसको इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारे इफ़ेक्ट करते हैं एक सफल नेतृत्व को। वह तत्व जो समूह निर्णय की गुणता, यानी एक अच्छे सफल नेतृत्व को डिसीजन लेने के लिए जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमने यहाँ तक कुछ पढ़े हैं। साथ ही साथ हमने लीडर का अर्थ भी समझा है और उसकी डेफिनेशंस को भी यहाँ पे देखा हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड बस यही था आज की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।